Hello, everybody. Morning. In the last lecture, we have spoken about the large intestine, right? ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. दिस इज कॉल्ड सिकम. इन द सिकम वी हैव डिस्कस अबाउट द अपेंडिक्स और वी आल्सो डिस्कस अबाउट द इलियम, हाउ एग्जैक्टली द इलियम इज गोइंग टू ओपन इन द सिकम, राइट. फिर हम लोगों ने कोलॉन के बारे में बात किया था, राइट. और आफ्टर कोलॉन इस समय हम लोग बात करने वाले हैं रेक्टम. एंड आफ्टर रेक्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज कॉल्ड एज अ एनस. Here we go, ladies and gentlemen. I hope in the last lecture आपको कोई भी डाउट नहीं है. In case you have doubt, you can always comment. Yes, sir. Here we go. जब हम लोग रेक्टम के बारे में बात करते हैं, यस सर, रेक्टम के बारे में बात करते हैं, तो रेक्टम इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस लास्ट पार्ट. वे एग्जैक्टली इट इज दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ रेक्टम. ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस एरिया वी कॉल इट एज अ रेक्टम. इस एरिया को हम लोग रेक्टम बोलते हैं. समझ में आया आपको? वेरी गुड. अब ये जो सिग्मॉइड कोलॉन है, दिस इज कॉल्ड एज अ सिग्मॉइड कोलॉन. ये सिग्मॉइड कोलॉन ओपन होता है रेक्टम के अंदर. तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा, कि सिग्मॉइड कोलॉन ओपन इनटू रेक्टम. दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट पॉइंट. sigmoid colon opens into sigmoid colon opens into rectum. I think this particular point is clear, right? Okay. ये जो रेक्टम होता है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए. ये जो रेक्टम होता है इसका जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एनल कैनाल. कैन यू सी दिस येलो एरिया? ये येलो एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं एनल कैनाल. क्या बोलते हैं हम इसको? येलो. ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम. दिस इज कॉल्ड रेक्टम. एंड रेक्टम हमेशा एंड होता है 2 सेंटीमीटर कैनाल से, और वो 2 सेंटीमीटर कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनल कैनाल बोलते हैं. सो मैं लिखता हूं यहाँ पे रेक्टम ends with 2 centimeter anal canal. Yes sir. And anal canal is always end with, anal canal किससे end होता है? Anal canal will always end with anus. Keep writing. Anal canal ends with anus. ये anus से end होता है. I think this point is taken and this point is very very clear. Yes sir. Here we go. ये सारे पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए आपको. एक बार हम रिपीट करते हैं. सिग्मॉइड कोलॉन ओपन्स इनटू रेक्टम. रेक्टम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है. रेक्टम एंड्स विद द 2 सेंटीमीटर एनल कैनाल एंड एनल कैनाल एंड्स विद द एनस. सुपर्ब. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम पे जो फोकस करते हैं और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं, और हम एनस के बारे में भी बात करेंगे. यस सर, दिस वाज द इनफ अबाउट द रेक्टम. जब हम लोग एनस के बारे में बात करते हैं तो दिस येलो एरिया इज गोइंग टू बी एनस. और ये जो येलो एरिया है इट इज गोइंग टू बी protected by, it is a opening. Remember what I said? I said whenever there is a opening, body में जब भी ओपनिंग आता है उस ओपनिंग को देखो कोई तो गार्ड कर जाता है. उस गार्डिंग मसल्स को we always call it as a sphincter muscles. Superb. Here we go. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एनल कैनाल है. ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है वो इंटरनल मसल्स है, अंदर के मसल्स है. और ये जो ग्रीन कलर है दीज आर द आउटर मसल्स, एक्सटर्नल मसल. जरा समझने की कोशिश कीजिए. ये कुछ ऐसा होता है. यहाँ पे फोकस कीजिए. आई होप यू कैन सी. तो आपने देखा कि ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग इट इज गार्डेड बाय दिस. ये अंदर का मेम्ब्रेन है, अंदर के मसल्स. और ये बाहर का मसल्स है. इसको बाहर का मसल्स कंसीडर कीजिए.
इसको आप बाहर का मसल्स कंसीडर कीजिए, ये इतने पार्ट को, ओके, और इतने पार्ट को आप इनर का मसल्स कवर कीजिए। तो ये एनएस कुछ इस तरीके से होता है, ये एनएस है, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय टू मसल्स। दिस इज इनर मसल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज आउटर मसल्स। ये बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पाम को फोल्ड करता हूँ तो ये इंटरनल मसल्स हो गया और ये एक्सटर्नल मसल्स हो गया। यस सर। तो एवरीबॉडी फोकस हियर। कैन यू सी, कैन यू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर ब्लू एरिया? ये जो ब्लू एरिया है इसको हम बोलते हैं इंटरनल, क्योंकि ये अंदर के साइड में पाया जाता है, दैट्स द ओनली रीजन। और ये बाहर के साइड में पाया जाता है, दैट्स द ओनली रीजन वी कॉल इट एज एक्सटर्नल। इसका नाम इसका पोजीशन बताता है, ए कोई तो मसल्स अंदर की तरफ आता है, ये इसलिए इसको दुनिया इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स कह जाता है। ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, कोई शक है इसमें? वेरी गुड। ये स्फिंक्टर मसल्स है। स्फिंक्टर मसल्स मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको कार्डियक स्फिंक्टर पढ़ाया, मैंने आपको पायरोलिक स्फिंक्टर पढ़ाया ना। क्या बोला था मिश्रा सर ने? बॉडी में जहां पे भी ओपनिंग आएगी उस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए सर्कुलर मसल्स आएगा, उस सर्कुलर मसल्स को ऐसा सर्कुलर मसल, कैन यू सी, ये ओपन क्लोज, खुल जा सेम सेम, बंद हो जा सेम सेम, खुल जा सेम सेम, बंद हो जा सेम सेम, राइट। सो ये ओपनिंग को गार्ड करने के लिए दो मसल्स है। अब इन दोनों मसल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में सीखने जा रहे हैं। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। ये है एनएस बच्चों, और ये जो एनएस है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी गार्डेड बाय टू मसल्स, इट इज ऑलवेज गार्डेड बाय टू मसल्स। सो आई राइट हियर गार्डेड बाय टू मसल्स, गार्डेड बाय टू मसल्स। इसको दो मसल्स गार्ड करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल, फर्स्ट वन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर। यस सर, फर्स्ट वन को वी ऑलवेज कॉल इट एज अ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, external anal sphincter. Then the second one is called as a internal anal sphincter. एक को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये जो एक्सटर्नल होता है वो स्ट्राइटेड मसल से बना होता है, जबकि इंटरनल जो होता है वो स्मूथ मसल से बना होता है। आपको समझना होगा कि स्ट्राइटेड मसल से बना होता है तो उससे क्या डिफरेंस आता है, और अगर कोई भी स्मूथ मसल से बना हुआ है तो क्या डिफरेंस आता है, आपको समझ में आना चाहिए। यूनिट नंबर 2 में आपको एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एनिमल टिश्यू, एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, और उसमें आप 4 टाइप के टिश्यू सीखते हैं। आप हमारे बॉडी में देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। पहला टिश्यू होता है उसको हम एपिथेलियल बोलते हैं, फिर हम कनेक्टिव बोलते हैं, फिर हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, और फिर हम लास्ट में नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है बच्चों, ये जो मस्कुलर मस्कुलर टिश्यू होता है, ये मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप का होता है। यस, एक होता है स्ट्रैटेड मसल्स फाइबर जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को फॉर्म करता है, एक होता है स्मूथ मसल फाइबर जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर को फॉर्म करता है, और जो तीसरा मसल्स होता है वो कार्डियक मसल्स। जैसा कि आपने सुना है कार्डियक, कार्डियक का मतलब, कार्डियक वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब देखो हार्ट कहलाता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट को स्टडी करता है, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। कार्डियक मतलब हार्ट, कार्डियक मसल्स ऐसा मसल्स जो हार्ट को बनाता है, पक्का। तो जरा हम लोग लिखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर स्ट्रैटेड मसल से बना हुआ है या वो स्मूथ मसल से बना हुआ है तो उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। यस सर, हियर वी गो। सो ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटेड मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटेड मसल्स। ये स्ट्रैटेड मसल से बना होता है। यस सर। देन ये जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होता है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल से बना होता है।
यस सर। आपको समझना है कि स्ट्रैटेड मसल से अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर स्ट्रैटेड मसल से बना हुआ है, क्या आप बता सकते हैं मुझे, आपने बचपन में 9th स्टैंडर्ड में टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ा होगा और उसी में मसल्स भी पढ़ा होगा। यस सर। तो अगर कोई भी टिश्यू अगर कोई भी मसल्स जो होता है वो स्ट्रैटेड मसल से अगर बना हुआ है या स्मूथ मसल से बना हुआ है, स्ट्रैटेड मसल से बना हुआ है या स्मूथ मसल से बना हुआ है, तो वो स्ट्रैटेड मसल से बना हुआ है तो वो वॉलंटरी होगा। कैसा होगा वो? वॉलंटरी होगा। समझ में आया? यस सर। सो दीज मसल्स आर गोइंग टू बी वॉलंटरी, वॉलंटरी मसल्स। यस सर। देन ये जो मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। ये वॉलंटरी मसल्स होता है और ये इनवॉलंटरी मसल्स होता है। आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। दिस इज वॉलंटरी मसल्स एंड दिस इज गोइंग टू बी इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होता है जो आपकी सुनता है, इनवॉलंटरी मसल्स वो होता है जो आपकी नहीं सुनता है, खुद की सुनता है। मतलब ये आपकी सुनता है, मतलब ये आपके विल पावर कंट्रोल में है, लेकिन ये आपके विल पावर कंट्रोल में नहीं। दिल का धड़कना हो, मतलब कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी। सांसों का चलना हो, मतलब आपका जो डायफ्राम होता है या ब्रीदिंग एक्शन होता है, इसको मूव करने के लिए जो भी मसल्स है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट हो, पेरिस्टैटिक मूवमेंट हो, ये भी स्मूथ मसल से बना होता है, मतलब आपके ईसोफेगस के मसल्स। आपको समझ में आ रहा है? ये सर स्मूथ मसल्स ये अपने आप हो जाता है, इसको हमको करना पड़ता है। यस सर। हमको आपका लोकोमोशन, आप चलते हैं फिरते हैं एक जगह से जाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरा हाथ का मूवमेंट हो रहा है, मेरे बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ये वो मसल्स होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, मतलब आपके विल पावर कंट्रोल में होते हैं। मैं चाहूँ तो इस हाथ को यहाँ पे मूव करूँ या मैं चाहूँ तो इस हाथ को यहाँ पे मूव करूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। जो मेरे कंट्रोल में है वो वॉलंटरी है। कर ल कि ना ही कर ल, समझा आपको? है ना? तो आई थिंक ये पार्ट इज क्लियर। एक बार रिपीट कर देता हूं। एनस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज गार्डेड बाय द मसल्स। मसल्स दो टाइप के, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल मेड अप ऑफ स्ट्रैटेड मसल्स, इंटरनल मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्ट्रैटेड से जो बना होता है वो वॉलंटरी होता है, स्मूथ से जो बना होता है वो इनवॉलंटरी होता है। कोई शक नहीं। आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। कोई डाउट नहीं ना? है ना? चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं एनएस के बारे में। और पाइल्स नाम की चीज सुनी होगी आपने, पाइल्स सुना है जिंदगी में? पाइल्स, यस सर। पाइल्स एक बीमारी का नाम है। और वो बीमारी कैसे डेवलप होती है, क्यों डेवलप होती है, उस बीमारी को आप कैसे डिलीट बटन दबा के आप डिलीट कर सकते हैं अपने लाइफ से, ये सारी बातें हम सीखेंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों को, मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन होता है, 40% मैक्सिमम पॉपुलेशन को अफेक्ट होता है अपने लेटर एज ऑफ लाइफ में। तो जब आप भी बड़े होंगे तो आपको भी ये बीमारी हो सकती है। यस सर। फीमेल को भी हो सकती है। एवरी फीमेल व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट, तो उस समय इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और प्रेगनेंसी जब ओवर हो जाती है तो ये खत्म भी हो जाना चाहिए। मेल्स को भी ये बीमारी होती है। ये एक लाइफ स्टाइल की बीमारी होती है और इस बीमारी के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या हम बात करें? यस सर। ओके। तो मेरे ख्याल से आपको लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड भी आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है ना? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे बढ़ते हैं। ये भी गो हीमोरॉइड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। ये जो एनस होता है, एनस, है ना, एनस के पास ना स्पेशल वेन होते हैं, उसको हम बोलते हैं एनल वेन। एनल वेन, वेन मालूम है ना, आर्टरी और वेन, सो दे इज एनल वेन। एनल वेन पाया जाता है। समझ में आया? दे इज एनल वेन। अब आगे क्या होता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में आप पानी कम पीते हैं, वाटर, वाटर मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। ध्यान से सुनना, ये सारी बातें हम लिखने नहीं वाले हैं, तो आप समझते जाइए। अगर आप जिंदगी में पानी कम पीते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके खाने में फाइबर होना चाहिए। क्या आपके खाने में फाइबर है? तो अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है, यस सर, तो आपको ये कंडीशन होने के चांसेस हैं।
क्या आप बहुत ही ज्यादा सॉल्ट लेते हैं अपने खाने में? क्या आपके खाने में नमक है? कोलगेट में तो है ही, लेकिन क्या आपके खाने में ज्यादा नमक है? यस, सॉल्ट अगेन। देन देयर इज अनदर फैक्टर जो मैटर करता है कि क्या आप डेयरी प्रोडक्ट, मतलब मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, चीज, वो ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं? यस सर। क्या आप अच्छा ये सब लिखूं क्या? ओके ओके। देखो, लिख देता हूं मैं। इफ यू ड्रिंक लेस वाटर, ड्रिंक लेस वाटर, लेस फाइबर या नो फाइबर, लेस फाइबर और नो फाइबर इन द डाइट। WHO के हिसाब से आपके डाइट में हमेशा फाइबर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम है जब हमने न्यूट्रिएंट सीखा हुआ था, कंपोनेंट ऑफ फूड, तो उसमें मैंने रफेज पढ़ाया था। आप देखिए आपके नोट्स में लिखा होगा रफेज। रफेज का मतलब होता है फाइबर। यस सर। तो आप पानी अगर कम पीते हैं, या आपके डाइट में, आपके खाने में लेस फाइबर है, या मोर सॉल्ट है, यस सर, ज्यादा नमक है आपके खाने में, यस सर, आपके खाने में अगर ज्यादा नमक है, तो ड्रिंक लेस वाटर, लेस फाइबर आप खाते हैं, ज्यादा नमक है आपके खाने में, यस सर। इन दैट केस, ये सारे केस में, यस सर, ये सारे केस में और भी केसेस होते हैं, आप फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं, वंस अपॉन अ टाइम आप खाते हैं फ्राइड फूड, ऑयली फूड आप ज्यादा खाते हैं, लेस पानी पीते हैं। मारी गोल्ड नाम तो सुना होगा, आप नहीं लेते हैं मारी गोल्ड बिस्किट, यस सर। तो आपको ना रॉ वेजिटेबल खाना बहुत जरूरी होता है। इफ यू आर नॉट ईटिंग रॉ वेजिटेबल, यस सर, आप भिंडी खा लो। भिंडी जो होता है उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, यस सर। देन आप बीट खा लो, आप सलाद खा लो। तो यू हैव टू ड्रिंक मोर वाटर। लेस फाइबर की जगह पे आपको मारीगोल्ड बिस्किट, मारीगोल्ड बिस्किट को गोल्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर फाइबर्स है, सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज जो हम लोग फेंक देते हैं ना एग्रीकल्चर में, वो इसके अंदर होता है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। यस सर। अगर नमक ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली पानी भाग जाता है। ये जो नमक होता है ना, नमक आप ज्यादा लेंगे तो बॉडी आपकी थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो जाती है। यस सर। फ्राइड फूड, फ्राइड फूड, ये सारे कंपोनेंट। और इस हिसाब से अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो 2 नंबर है, मतलब इजेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको इरेगुलर है, आपका लाइफ का जो रूटीन है वो फिक्स नहीं है। कभी 6 बजे उठते हो, कभी 10 बजे उठते हो, कभी 12 बजे उठते हो, कभी उठते ही नहीं हो, शाम को उठते हो। ये सर, आपका खाने का टाइम फिक्स नहीं है। सो इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन, इट विल लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। ये सारे कंडीशन, ये सारे कंडीशन जो भी है ना, ये सारे कंडीशन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये लाइफ स्टाइल का इश्यू है। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, ये लाइफ स्टाइल इश्यूज है ना। दिस आर लाइफ स्टाइल इश्यूज। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हम ना अपने इजेशन करते वक्त, जब आप इजेशन करते हैं तो उस वक्त हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई सो मच ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग दिस टाइम। हम इस समय पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जब हम इस समय पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम इस समय पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो एग्जैक्टली होता ये है, जब हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली ये होता है कि यहाँ पे ना एनलार्ज होता है, ये एरिया स्वेल हो जाता है। ये जो वेन है ना, ये वेन है ना, ये वेन ब्लू कलर का होता है, आर्टरी रेड कलर की होती है, क्योंकि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। सुपर्ब लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। तो ये स्वेल हो जाता है। आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं जो लगा के, हैया, तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे
तो ये जो वेन्स है ना, एनल के जो वेन्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती है. So there would be enlargement of anal vein. Wow. What there would be? There would be enlargement of anal vein of anal canal. Anal canal is this and anus. Anus में और anal canal के जो vein है उसमें enlargement आ जाएगा. Let me write this. There will be enlargement. There will be enlargement of anal vein. Enlargement of anal vein of anal canal. Anal canal and anus. Anal canal और anus में enlargement हो जाएगा and that enlargement will leads to piles. क्या हो जाएगा? It will cause piles और piles को ही हम हीमेरॉइड बोलते हैं. Hemorrhoid. Yes, we call it as a hemorrhoid. देखो कोई डिजीज हो जाए, लेकिन डिजीज इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है. यस सर, दिस इज कॉल्ड पाइल्स और दिस इज कॉल्ड हीमेरॉइड. इसी को हम पाइल्स बोलते हैं, इसी को हम हीमेरॉइड बोलते हैं. तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई. अब आप जानना चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आप इसको प्रिवेंट कीजिए. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. अगर पाइल्स की शुरुआत है तो आप अपने डाइट को मेंटेन करके ये सारी चीजों को नॉर्मल लाके, यस सर, आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. तो आप अपने डाइट में फाइबर बढ़ाइए, ड्रिंक मोर वाटर. अगर आपको ऑयली फूड या फ्राइड फूड खाना है तो आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में खाइए या आफ्टरनून के लंच में आप खाइए. तो अगर आप लंच और ब्रेकफास्ट में ऑयली चीज खाते हैं तो दिन भर जो आपकी बॉडी होती है इवनिंग तक उसको डाइजेस्ट कर लेती है, उसको मेटाबोलाइज कर लेती है. लेकिन सुहानी शाम है, आने वाली है रात, और उस रात में आप करने वाले हैं हैवी डिनर और उसमें रहेगा ऑयली कंटेंट ज्यादा, तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? तो मुश्किलों का सामना लंबे समय के बाद करना पड़ सकता है. ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आपने खाया और आपको पाइल्स हो गया. नो, इट विल अराइज अराउंड द एज ऑफ 35 प्लस के एज में आना चालू हो जाएगा अगर आपने ये सब मेंटेन नहीं किया. यस सर. तो अगर आपको ये कंडीशन आ जाती है तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है. ये सब चीजें लाओ. और अगर पाइल्स बहुत ही ज्यादा एनलार्ज हो गया है देन यू हैव टू गो फॉर सर्जरी. सर्जरी में हम एग्जैक्टली करते क्या है आप इस इमेज में देख सकते हैं. यस सर, ये जो सोलन एरिया है वेन का, हम इसको अंदर खींचेंगे, इसको अटैच करेंगे और ये ट्यूब के अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, अंदर ले लेंगे. अंदर लेने के बाद ये धागा है, कैन यू सी दिस धागा, ये ब्लैक कलर का ये धागा है. इसको हम रबर बैंड है ये, इसको हम अंदर छोड़ देंगे और ये रबर बैंड से हम इसको टाई कर देंगे. यस सर, इसको टाई कर देंगे. तो ये थोड़ा सा इसको बोलते हैं सर्जरी. हमने सर्जरी कर दी. आपको ये दिख रहा है इतना बड़ी साइज का, बट ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही छोटी साइज के होते हैं. सो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आया आपको? यस सर. तो आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, एकदम सिंपल है. एनस है, एनल्स में एनल वेन है. वेन जब वो एनलार्ज हो जाती है तो वो पाइल्स और हीमेरॉइड कहलाती है. ये सारी चीजें अगर आपकी जिंदगी में आती हैं तो ये आपसे जिंदगी में दूर ही रह जाती है. लेकिन ये बहुत ही दूर चली जाती है तो ये आ जाती है, और जब ये आ जाती है तो सर्जरी आपको बुलाती है. डन. आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर. आप लोग यस बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं यस आपको समझ में आ गया है. और अब हम लोग जा रहे हैं बात करने, वी गोना टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं. तो आप मुझे यस बोल सकते हैं. आई होप आपको ये पार्ट में और ये पार्ट में कोई भी डाउट नहीं है. यस सर. Here we go for the next part, and this next part is always called as a
function of large intestine. Here we go, ladies and gentlemen. Function of large intestine. Function of large intestine. Yes, sir. है ना? Here we go. फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला फंक्शन है जो आपको समझना होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. यस सर. तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा. नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये पहली चीज है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए. यस सर. दूसरी चीज है एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. एनएस से और रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाता है और वक्त आने पे, सही वक्त आने पे एनएस से रिमूव कर दिया जाता है. सो एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट को हम रिमूव कर देते हैं. यस सर, इज दैट क्लियर? सॉलिड वेस्ट को हम रिमूव कर देते हैं, उनका एलिमिनेशन होता है. इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं इजेशन. क्या बोलते हैं हम इसको? इजेशन बोलते हैं, है ना? नंबर 3. यस सर, नंबर 3. इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं. देयर इज ऑलवेज अ बैक्टीरिया, है ना? यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उनको हम फ्रेंड्स बैक्टीरिया बोलते हैं. वी कॉल इट एज अ फ्रेंड्स बैक्टीरिया. यस सर. और ये जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया है, दे विल सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के. सुना है आपने? दे विल सिंथेसाइज. ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है. दे विल सिंथेसाइज विटामिन, दे विल सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के बनाएंगे. समझ में आया आपको? विटामिन के आपको मालूम है फाइलोक्विनोन है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो विटामिन है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है. सो इट इज नथिंग बट दी फाइलोक्विनोन है. और ये जो फाइलोक्विनोन है, इट ऑलवेज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ये हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, है ना? और आपकी डाइट में जो विटामिन के रहता है वो ये बैक्टीरिया ही बनाता है. यस सर. सो रेयरली हमको ये सॉलिड फूड से मिलता है और हम इसको इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा ये बनाया जाता है, इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा ये सिंथेसाइज किया. तो आई थिंक दिस फंक्शन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू एवरीबॉडी. और अब हम लोग जा रहे हैं बात, हमने एलिमेंट्री कैनाल का जो टॉपिक है वो कवर कर दिया हुआ है. अब हम लोग जा रहे हैं बात करने, अब हम लोग आगे बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन. हम लोग क्या कर रहे हैं बात करने? वी गोना टॉक अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. यस सर. सो टॉपिक का टाइटल रहेगा, इस टॉपिक का टाइटल रहेगा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी समझते हो आप? मैं आपको बताता हूँ, डू नॉट वरी. हम लोग बात करने वाले इस समय हिस्टोलॉजी ऑफ गट. यस सर. हिस्टोलॉजी ऑफ गट. कहाँ नाम लिखे? यहाँ लिखते हैं नाम, हिस्टोलॉजी. ब्लैक से लिखते, दैट विल बी फाइन. हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ गट. अब ये गट क्या होता है? गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल. गट का मतलब होता है पाथवे. यस सर, इज दैट क्लियर? सो गट इज नथिंग बट द एलिमेंट्री कैनाल. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने एलिमेंट्री कैनाल को, इधर देखिए, ये हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल है जो ईसोफेगस से मतलब चालू हुआ, फिर यहाँ स्टमक आया और फिर यहाँ पे कॉइल पार्ट बना, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन बना. यस सर, इज दैट क्लियर? अलग अलग पार्ट बने ना, अलग अलग पार्ट. तो ये जो पार्ट बने हुए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट्स, इनको हम लोग कट करेंगे. यस सर. अगर हम इनको कट करते हैं,
अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन में हम कट करेंगे, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो कट करने के बाद मुझे जो डायग्राम दिखाई देता है उस डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे। यस सर। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, इट इज अ हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। ये गट का हिस्टोलॉजी है, समझ में आया आपको? ये गट का हिस्टोलॉजी है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं हम लोग और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है बायोलॉजी में। जो भी बच्चे होते हैं उनको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है ना? तो आप इसको ध्यान से समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए। हिस्टोलॉजी ऑफ गट, सबसे पहला सवाल होगा हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो आपको मीनिंग लिखने की जरूरत है। जरा आप मीनिंग लिखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हिस्टो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो टिश्यू कहलाएगा, समझ में आया? और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ एनी टिश्यू इज कॉल्ड एज ए हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम किसी भी चीज को कट करते हैं और कट करने के बाद किसी भी चीज को हम लोग कट करते हैं और कट करने के बाद मुझे जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कट करने के बाद मुझे जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। यस सर। हिस्टोलॉजी ऑफ गट में हम लोग, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, हम लोग टिश्यू के बारे में सीखने वाले हैं या टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जब हम हिस्टोलॉजिकली स्टडी करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको समझ में आना चाहिए, ये जो सबसे बाहर का लेयर है, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड लेयर, ये डायग्राम मैंने आपके लिए कल नाइट में बनाया था, इवनिंग में। प्रिपरेशन बोलते हैं ना, प्रिपरेशन, वी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर, है ना? हर एक टीचर को प्रिपेयर होना होता है और हर एक बच्चे को भी प्रिपेयर होना पड़ता है। टीचर को प्रिपेयर होना पड़ता है विथ रेफरेंस टू आज क्या पढ़ाने वाले हैं, उसका डायग्राम हमने ऐड किया है या नहीं ऐड किया हुआ है। यस सर, इज दैट क्लियर? स्लाइड बनानी पड़ती है और बच्चों को प्रिपेयर करना होता है कि सर ने पिछले लेक्चर में जो भी चीज सिखाई है वो चीज हमने पढ़ के आनी है क्लास में। यस सर। तो ये डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इट इज वेरी सिंपल डायग्राम, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फिर भी मैं बता देता हूं कि ये डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना रहता है। यस सर, ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना होता है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिए। आप देख सकते हैं ये डायग्राम को सेंटर से पेरीफेरी की तरफ ड्रॉ करना होता है। किसी भी डायग्राम को जब हम लोग बात करते हैं, किसी भी बायोलॉजी के मोस्ट ऑफ द डायग्राम को हम सेंटर से चालू करते हैं और पेरीफेरी की तरफ जाते हैं। किसी भी डायग्राम का आप ट्रिक समझ लीजिए। बायोलॉजी में किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए या मोस्ट ऑफ द डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको सेंटर से जाना होगा, सेंटर से स्टार्ट होने का और पेरीफेरी की तरफ जाने का। स्टार्ट फ्रॉम सेंटर एंड गो टूवर्ड्स दी पेरीफेरी। कर लगा तुम्हारा? सेंटर से जाने का, पेरीफेरी की तरफ आने का, है ना? वेरी गुड। लेकिन उसी डायग्राम को जब आपको डिस्क्राइब करना है तो आप पेरीफेरी से जाने का एंड सेंटर की तरफ आने का क्या पढ़ाते हो? आपको बात समझ में आते हो? यस सर। तो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है सेंटर और ये है पेरीफेरी। हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं सेंटर से पेरीफेरी। याद रखोगे आप, इस बात को लिख लो, सेंटर से पेरीफेरी डायग्राम को ड्रॉ करना है और पेरीफेरी से सेंटर में डायग्राम को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले ये कॉइल्ड पार्ट है जो आपको ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद फिर भी ये थोड़ा सा कॉइल पार्ट है, ऐसे डॉट डॉट रिप्रेजेंट करना है। फिर ये ब्लैक कलर लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के ऊपर ऐसे सर्कल ड्रॉ करने हैं। फिर ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करनी है। फिर एक ब्लैक कलर में लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके ऊपर ऐसे सर्कल ड्रॉ करने हैं। देन यू हैव टू ड्रॉ दी, एक और सर्कल ड्रॉ करना है और राउंड 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 एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड बिल्स ऑन द बस गोस राउंड एंड राउंड, ऐसा ओवल शेप स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। इट्स सो सुपर्ब, इट्स सो इजी। ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है ताकि आपको मैं आपका मैक्सिमम टाइम में पढ़ाने में यूज कर सकूं, ना कि डायग्राम ड्रॉ करने में। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, डायग्राम को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आपके लिए। और डायग्राम को डिस्क्राइब करते हुए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जाएंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसमें 4 लेयर्स पाए जाते हैं। ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है और इसमें 4 लेयर्स पाए जाते हैं। कितने लेयर पाए जाते हैं? 4।
इस लेयर को हम बोलते हैं शक्तिमान, शक्तिमान मान। इसका ये ट्रिक है, मैंने बनाया हुआ है, ओरिजिनल है, होम प्रोडक्शन है, बायोवर्ल्ड का खुद का प्रोडक्शन है, समझ लो। शक्तिमान, शक्तिमान मान, न मान तू मेरा मेहमान। यस, शक्ति का मतलब होता है सिरोसा, मान का मतलब होता है मस्कुलैरिस, शक्तिमान का मतलब होता है सब म्यूकोसा, और एम का मतलब होता है म्यूकोसा। वक्त आ गया है कि मैं आपको थ्योरी भी समझाते जाऊं, और इसीलिए हम इसको लिखते भी जाएंगे। लिखने के लिए ऑब्वियसली हमको पेज की जरूरत पड़ेगी, एंड लिखने के लिए ऑब्वियसली वी नीड स्पेस, और स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, वी नीड अ पेज, बट वी कैनॉट गेट द पेज बिकॉज देयर आर सो मैनी, वी डोंट हैव स्पेस। ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो विल टेक दिस पर्टिकुलर पेज, और इस पेज पे हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे। यस सर। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको समझना है, वी नीड टू हैव अ डिवाइडर, we need to divide this particular part and we need to shift it little bit, ताकि हम इसके हाफ पार्ट में लिख सकें, है ना। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहली चीज है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए, वो ये है कि कि जब हम लोग बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब हिस्टोलॉजी के बारे में, तो हिस्टोलॉजी शोज द 4 वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। हिस्टोलॉजी ऑफ गट, यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं हम लोग, हिस्टोलॉजी ऑफ गट, और इसमें हम पहला पॉइंट लिखते हैं, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, खत्म कहानी। देन वी मूव ऑन टू नंबर 2 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एज आई एक्सप्लेन यू, इसके अंदर 4 वेरी इंपॉर्टेंट लेयर्स पाए जाते हैं, शक्तिमान, शक्तिमान मान। यस सर, हियर वी गो। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, ये 4 लेयर से बना होता है। दुनिया ये जानना चाहती है कि वो 5 लेयर कौन से हैं। तो पहला है सिरोसा। यस सर, द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज अ सिरोसा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। देन देयर इज अ स्मॉल बी, शक्तिमान, मान का मतलब होता है मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस, है ना। देन देयर इज अ सी पार्ट विच इज कॉल्ड शक्तिमान सब म्यूकोसा, सब म्यूकोजा। Then there is a D part which is called mucosa, है ना। तो यहाँ पे हम ट्रिक भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, शक्ति, हम ट्रिक लिख देते हैं शक्ति। आपने देखा है बचपन में शक्तिमान, शक्तिमान, देन ये मैंने भी देखा हुआ है, और इसलिए मुझे ये ट्रिक याद आया, है ना। तो आप भी देखो तो ट्रिक बना लिया करो, कुछ भी देखो तो। आपको ये सीखना है कि कैसे आप जो भी चीज दुनिया में देखते हैं उसको बायोलॉजी से कनेक्ट कर सकें। नीट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आप फिजिक्स में भी कुछ सीख रहे हैं तो बायोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हैं, आप लाइफ में कुछ सीख रहे हैं तो वो बायोलॉजी में आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। ये भी वो, तो शक्तिमान,
देयर इज अ मान म्यूकोसा, मैन होता है लेकिन मैं मान बोलता हूँ। तो आपको मान लिखना है तो आप मान लिख दीजिए, यस, या मैन ही रहने दीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक, ये एम है, ये एम है, ये एस है, ये एस है और ये एम है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज टू बी वेरी वेरी क्लियर। समझ में आ गया आपको? ओके अब हम लोग जा रहे हैं बात करने सबसे पहले लेयर के बारे में, दैट इज नथिंग बट दिस सिरोसा। हम सिरोसा के बारे में बात करेंगे। यस सर, सबसे पहले हम डायग्राम में उसको डिस्क्राइब करेंगे और फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। डायग्राम में जाते हैं बच्चों। डायग्राम में जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो सबसे बाहर का लेयर है जो आप देख सकते हैं, ये जो सबसे बाहर का रेड लेयर है, इसको हम लोग ऑलवेज कॉल इट एज ए सिरोसा। इसी को हम लोग सिरोसा बोलते हैं। वी कॉल इट एज ए सिरोसा, इसी को हम सिरोसा बोलते हैं। पसंद है आपको, है ना? तो सिरोसा का सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि ये सबसे बाहर है। सो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, जो आपको पता होना चाहिए। और ये जो लेयर होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायमस एपिथेलियम। तो हमको ये भी लिखना है कि इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायमस एपिथेलियम। यस सर। देन आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो सिरोसा होता है, ये इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायमस एपिथेलियम तो है ही, प्लस इसके पास अरियोलार कनेक्टिव टिश्यू है। तो टिश्यू चैप्टर में आप सीखेंगे कि अरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरियोलार का मतलब होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें एयर रहता है, ये लूज रहता है, इसलिए इसमें एयर रहता है, इसलिए हम इसको अरियोलार बोलते हैं। टिश्यू के बारे में आपको यूनिट 2 में जरूर सीखने को मिलेगा। फिलहाल आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि इट इज मेड अप ऑफ अरियोलार कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वायमस एपिथेलियम। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सिरोसा होता है, इसको हम विसरल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम होगा विसरल एपिथेलियम। दैट अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। यस सर, इज दैट क्लियर? और ये सीलोम फॉर्म करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जाते हैं इसके लेक्चर नोट्स के बारे में लिखते हैं, जो हमने अभी अभी सीखा हुआ है। Here we go, ladies and gentlemen. So what exactly is this serosa? Serosa is the outermost layer. Number 1 point, ये outermost layer है। It is the outermost layer. ये outermost layer है ना? It is made up of squamous epithelium and alveolar connective tissue. It is made up of squamous epithelium and alveolar connective tissue. Alveolar connective tissue. Yes sir. एंड इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, इसको हम विसरल एपिथेलियम बोलते हैं या विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। तो ये जो सिरोसा होता है, सिरोसा, वी कॉल इट एज अ विसरल एपिथेलियम या विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं हम इसको, विसरल पेरिटोनियम। इसको हम विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। यस सर, पक्का? पक्का? यस सर। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका ये जो भी एब्डोमेन का ऑर्गन है, एब्डोमेन का ऑर्गन, पेट, पेट, ये पेट का एरिया जिसको आप पेट बोलते हैं ना, एब्डोमेन का एरिया है। ये एक लेयर से कवर्ड होता है, 2 लेयर से कवर होता है। कितने लेयर से कवर होता है? 2 लेयर को। ये दोनों लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। आपको ये अलग से बताना पड़ेगा। इधर आओ, हम लोग रेड कलर से सीखते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं, ये डबल लेयर से कवर्ड होते हैं। देखो ऐसे, है ना?
ये दोनों लेयर को एकदम साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। आज के बाद जिंदगी में आपसे कोई पूछेगा कि पेरिटोनियम क्या है, तो आपको बोलना है कि एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन हैं वो एक बैग से कवर्ड होते हैं जो डबल लेयर से बना होता है, और उस डबल लेयर को हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं। पक्का। अब ये जो पेरिटोनियम है इसमें दो लेयर है, एक ये सबसे बाहर वाला लेयर है और ये सबसे अंदर वाला लेयर है ना। और इसके अंदर जो कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग सीलोम बोलते हैं। सीलोम का मतलब होता है कैविटी। बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी वर्ड आ जाए आपकी जिंदगी में नया और उसका मीनिंग आपको मालूम ना रहे, तो आप समझ लेना कि उसका मोस्ट ऑफ द टाइम मीनिंग कैविटी होगा। बायो वर्ल्ड का डायलॉग है, हमेशा याद रखो। बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो नए वर्ड्स आएंगे उसका मीनिंग जो होगा वो कैविटी होगा या ओपन स्पेस होगा। यस सर, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। समझ में आया आपको? इज दैट क्लियर? ये जो बाहर का लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं पराइटल। क्या बोलते हैं हम इसको? पराइटल, पैराइटल पेरिटोनियम। और अंदर के लेयर को हम विसरल बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम। और ये पराइटल पेरिटोनियम। समझ में आया क्या आपको? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सुपर बच्चों, ये एब्डोमिनल एरिया है। एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, एक एक ऑर्गन नहीं, पूरा ऑर्गन, पूरी थैली। जैसे आप भाजी लेने जाते हो, वेजिटेबल लेने जाते हो, तो आप एक ही बैग में रखते हो ना, वैसा ही यहाँ पे लीवर भी है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन भी है, यहाँ पे स्टमक भी है, सब लोग इधर ही है। अरे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर, बोले ये लोग। यस ओके। अभी ये सारे लेयर दो लेयर से कवर होते हैं, दोनों लेयर को पेरिटोनियम बोलते हैं। मुझे समझ में आ गया। पेरिटोनियम में दो लेयर होता है। बायोलॉजी में जब भी दो लेयर आएगा तो आउटर, पराइटल, इनर विस्तर कहलाएगा। ऐसा एक बार नहीं हो पाएगा, ऐसा कई बार होगा। बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में ऐसा होगा। क्या बोला मिश्रा सर ने? मिश्रा सर ने बोला कि बायोलॉजी में जब भी दो लेयर आएगा, और ऐसा हर एक चैप्टर में नाम आएगा, आपकी कसम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर एक चैप्टर में ऐसा आएगा, दो लेयर जैसे ही आएगा। देखो नेक्स्ट चैप्टर है अपना लंग्स के बारे में, तो लंग्स भी दो लेयर से कवर्ड है। आउटर पैराइटल, इनर इज दी विसरल। गो। आउटर को पैराइटल बोलते हैं, इनर को विसरल बोलते हैं। लंग्स दो लेयर से कवर्ड है। अच्छा, हार्ट भी दो लेयर से कवर्ड है। सच्ची, हार्ट भी दो लेयर से कवर्ड है। नेक्स्ट चैप्टर सर्कुलेशन है ना, इसलिए बता रहा हूं। उसमें भी आप यही सीखोगे, हार्ट के ऊपर भी दो लेयर है। आउटर पैराइटल, इनर इज दी विसरल। समझता है क्या? बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में आएगा। हाँ, बायोलॉजी के मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर एक चैप्टर में आएगा, और बाकी के चैप्टर में भी आएगा, 12 के कुछ चैप्टर में भी आएगा। आज सीखना चाहते हो इस चीज को तो अच्छी बात, आज नहीं सीखना चाहते हो तो अगली बार जब आएगा तब सीख लेना। मैं आपकी मदद करूंगा, मेरा नाम है मददगार। यस सर, हियर वी गो। पेरिटोनियम में इसमें दो लेयर है, पैराइटल, विसरल। अच्छा, हमने क्या सीखा अभी? सिरोसा को ही विसरल पेरिटोनियम बोलते, तो क्या ये दोनों सेम हो गया? अरे सेम हो गया, हाँ जी, सेम हो गया ना। तो अगर मैं पूछूं कि सिरोसा विसरल, नीड आपको पूछेगा तो ये कौन है? सीलो में। सीलो मतलब कैविटी। यहाँ पे स्टमक रहेगा, देखो यहाँ पे स्टमक रहेगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा, हर कोई यहाँ पे ही रहेगा। समझा क्या? समझता है क्या? स्टमक रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, लार्ज इंटेस्टाइन रहेगा। समझता है क्या? वेरी गुड, समझता है ना? ओके। तो अब हमको ये सीखना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो आपके बॉडी में है और एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, लेकिन वो इस सिलोम के अंदर प्रेजेंट नहीं है। माझा प्रश्न आहे तुमच्याकडे की असा कोणता ऑर्गन आहे जे आपला एलिमेंट्री कॅनलचा पार्ट असतो, पण ते हा सिलोम मध्ये नसतो नसतो हमारे सिलोम में नहीं रहेगा, बट हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, लेकिन उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। नहीं बता पाए? मेरे को आता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस तो ऊपर से आ रहा है ना भाई।
अरे ऊपर से आ रहा है ना, एब्डोमेन तो इधर है ना भाई। यस सर, यस सर। तो हमको ये लाइन लिखनी है जो आपको समझ में आनी चाहिए अभी। ये जो सिलोम होता है, सिलोम इज नथिंग बट दी बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी है। ईसोफेगस लाइज आउटसाइड द सिलोम। ईसोफेगस लाइज outside, esophagus lies outside coelom, outside coelom, not covered by peritoneum, not covered by peritoneum, not covered by peritoneum. I think this part and this concept is very very clear. समझ में आया क्या? है ना? पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, तो आई थिंक ये लॉजिकल है, आपको ये समझ में आ गया है। और ये सब कुछ, ये जो ब्लू पार्ट में है, ये सब मीनिंग में आपको लिखना है। तो आज के लिए हम लोग सिरोसा के बारे में बात करेंगे, बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये डायग्राम जो है वो अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, बिकॉज इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। आप ये जो नाम है ना, ये एरोज आप मत मार्क कीजिए, आप ये कल मार्क करना अगले लेक्चर में। और आई हैव अ नेक्स्ट क्लास। Okay, so see you in the next lecture to discuss about the other part of the histology of alimentary canal. Yes, sir. Take care. Goodbye.